Hello everyone, it's lecture number 21, Environment, unit number 3 and chapter number 9. Okay, आगे बढ़ते हैं. These are the various platforms that those I advise to all of you to connect with me: Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, all. So यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9 और ये है पार्ट 6. मैंने पहले ही बोला था काफ़ी लेंदी लेक्चर है, मतलब काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं. लेकिन इतना ज़रूर है कि हर पार्ट्स में धीरे धीरे है ना, मैं सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. तो एक बार ये कि यू हैव अ टोटल एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब जिन्हें सब्जेक्ट सीखना है ना, तो उनके लिए एक बार ठीक से सब्जेक्ट पढ़ लिया. अब नाउ यू हैव नो नीड टू गो फॉर अदर्स, है ना, मतलब फिर बस अभी अपडेट करते रहो और जब भी एग्जाम देना हो किसी भी साल आप देते रहो. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स अगर कल को भूल जाते हो तो यू कैन गो फॉर द रिवाइज. 2-3 बार इसे रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाता है. सो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनल कन्वेंशंस और कॉन्फ्रेंस और समिट्स में जुड़ा हुआ आज जो टॉपिक हम बात करेंगे, पहले ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे. अब ये इतने सारे बॉडीज जो बने हैं उसमें से एक ट्रैफिक भी है. ट्रैफिक एक्चुअल में पहले तो नाम से ही अगर पकड़ो तो नाम से ही आपको फीचर मिल जाएगा. ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स. ओके, ऐसा होता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए जो फ्लोरा और फाना यानी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं इधर उधर एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाया जाता है. तो कहीं ना कहीं एक तरह का कंट्रोल है उन पर. ठीक है, जैसे किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी भी तरह के फ्लोरा फाना का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इन पर एक आंख जमा कर रखना, मतलब कीप एन आई ऑन देम, जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ. और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो ट्रैफिक है, ओके, ये एक तरह का एनजीओ ही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. 1976 में आता है और इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरह से बोला जाए तो जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है उसको मॉनिटरिंग कर रहा है. जो भी जंगली जानवर हैं, पौधे हैं, उन पे पूरी तरह से उनको चेक कर रहा है. और ये प्रोग्राम जो है एक्चुअल में वो डेवलप किया गया है WWF और IUCN द्वारा. WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिस पे हम लोगों ने पीछे बात कर ली थी, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस पे हम आगे बात करेंगे जब हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात करेंगे. लेकिन अभी के लिए इतना ही कि इट इज़ अ जॉइंट वर्क, इट्स डेवलप्ड जॉइंटली बाई WWF और IUCN. ट्रैफिक वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991, यानी भारत 1991 से ट्रैफिक को अपना रहा है. यानी हम भी जो इंटरनेशनल नियम कानून है उसको फॉलो करें, और जरूरी भी है. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो पहले मैंने बता ही दिया. एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी तरह से जो फ्लोरा एंड फाना है, जो भी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फाना है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करना है. जैसे एक तरह से जो भी चीज़ें हों वो लीगल हों, है ना, इलीगल तरीके से न प्लांट्स ना एनिमल्स को इधर उधर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इकोलॉजी वगैरह को डिस्टर्ब करती हैं. जैसे हम लोगों ने जब इकोलॉजी पढ़ा था, उससे पढ़ा था प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं. तो किसी एरियाज़ में जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फाना होता है वो वहाँ की इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं. तो वही कह रहा है कि मतलब इस तरह की चीज़ों को बचाना है. इनके जो खतरे हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो आगे चल के एग्जिस्टेंस जो अभी स्पीसीज का है ना, तो इनको जो खतरे मत डरा रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना है. अब बात होती है किस तरीके से काम करता है. तो ठीक है, अपने रिसर्च एनालिसिस करता है. ठीक है, उन पे कैसे क्या किया जाए, पूरी तरह से प्रैक्टिकल और इनोवेटिव सोल्यूशन निकालता है. और किस तरीके से ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ हो रहा है तो उसको सस्टेनेबल बना के रखा जाए. मतलब ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा हो. सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अगर हम ट्रेड कर भी रहे हैं तो एक लिमिट में चीज़ों को कर रहे हैं और कहीं भी हम इकोलॉजी या इन्वायरमेंट या उसके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो आप ये ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हैं सिंपल तरीके से. और डेफिनेटली अगर ये वाइल्ड लाइफ फंड का सपोर्ट है, तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, जो सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये वही काम करेगा जो पीछे हमने WWF में पढ़ा था. आगे बात करेंगे बासेल कन्वेंशन के बारे में. देखो, बासेल कन्वेंशन वैसे भी UPSC में एक बार आया हुआ है और पुराने पैटर्न पे ये देखो तो मेंस में आया हुआ बासेल कन्वेंशंस. बासेल कन्वेंशंस का कुछ की पॉइंट है. अब मैं आपसे ही बोलूंगा कि कुछ की पॉइंट्स जो हैं, जो कीवर्ड्स हैं एक्चुअल में, जैसे बासेल कन्वेंशन के बाद एक और कन्वेंशन आपको मिलेगा, रॉटरडम कन्वेंशन.
इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं। उन अगर कीवर्ड्स को याद रखोगे तो आप आसानी से गेस कर सकते हो एक्चुअल में ये क्या होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या होते हैं समझो। बसेल कन्वेंशन जो है एक्चुअल में इसका मेन पर्पस यही है टू कंट्रोल ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। ये लाइन याद, ये रट लो। हर किसी को बोलूंगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना, इस लाइन को रट लो। कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। बस इतना ही याद रखो, आपका काम हो जाएगा। बस इस कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ। बसेल कन्वेंशन एक्चुअल में 1989 में अडॉप्ट किया जाता है। फोर्स में आते आते इसे 3 साल लग जाते हैं। 1992 में फोर्स में आते, मैंने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ कंट्री जब तैयार हो जाते तब कोई चीज आके फोर्स में आती है, तो 3 साल लग जाते हैं। इसका पूरी तरह से जो कारण है बसेल कन्वेंशन को लाने का कि जो हैजार्डस वेस्ट और उसके डिस्पोजल से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ना किए जाएं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे सुनते होगे आप लोग, हैती है या कोई गरीब कंट्रीज हैं, तो क्या करते हैं, जो डेवलप कंट्री होते हैं, रिच कंट्री होते हैं, इनके जो पॉल्यूशंस या पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ले जाकर उन कंट्रीज में डंप कर देते हैं, उन्हें बदले में कुछ पैसे भी दे देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें ना, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल ना, ये कहीं ना कहीं वहाँ के नेचर के लिए, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए और यहाँ तक कि वहाँ के लोगों के लिए भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये अब भाई गरीब कंट्री है, वो पैसा लेकर तो आपके किसी डेवलप कंट्री के वेस्ट को तो अपने यहाँ डंप कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक तरह से इकोसिस्टम को तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। अब इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी इस तरह की एक्टिविटी देखती है। अब इससे क्या होगा, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो लोग अपने वेस्ट वगैरह को जो बना रहे होंगे उसकी फिर रिसाइकलिंग भी कर देंगे, उसको ले जाके, क्योंकि ईजी होता है कहीं दूसरे कंट्री में ले जाके डंप कर देना। ठीक है, बहुत सारे नियम आ गए, अंक्लॉस आ गया, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल यूएन के कन्वेंशन हैं जो कि समुद्र में डंपिंग को रोक रहे हैं आज, क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जो ह्यूमन हेल्थ है और इन्वायरमेंट है उसको बचा के रखा जाए किसी डेंजरस वेस्ट के अगेंस्ट में। ओके, किसी डेंजरस वेस्ट के अगेंस्ट में, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, तो जहां भी जब आप ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल करते हैं तो वह अलाउड नहीं है। अब जानते हो एक बहुत पहले एक न्यूज था, एग्जैक्टली मैं नहीं बता, शायद 2010 वर्ष के आसपास का न्यूज था। एक शिप भारत आया था, शायद फ्रेंच का शिप था, फ्रांस का, उसका नाम क्लेमेंचाउ करके था, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। बस मैं इसका सपोर्ट में चीजें बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कोई करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है ना। तो क्लेमेंचाउ शिप जब आया भारत में तो ऐसा हो रहा था कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ों से बना था जो जब हमारे कोस्टल एरियाज में पहुंचता, हमारे जो लेबर लोग होते उसको चीज़ों को लेते तो दे विल कम अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, उससे कुछ रेडिएशंस और कुछ नुकसान हो सकते थे, या जिन चीज़ों से बना था वो चीज़ें खतरनाक थी। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने उसको, भारत का जो ओशन वाली बाउंड्री होती है शायद 12 नॉट्स या कितना के आसपास, तो उसी के बाहर हमने रोक दिया। ठीक है, अलाउड नहीं किया। फ्रांस कितना कहता रह गया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसका फायदा भारत को मिला किसकी वजह से, बसेल कन्वेंशन की वजह से हमने सीधा उसको मना कर दिया। अब सोचो, फ्रांस यूरोपियन कंट्रीज को हम कैसे मना करें, इतने पावरफुल कंट्रीज होते हैं, लेकिन नियम कानून को फॉलो करने से नियम तो सबके ऊपर अलाउ होता है ना, उसका फायदा हमें भी मिला, उसका फायदा हमें भी मिला। ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अब इनकी एक कमेटी होगी, है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों को प्रमोट करते हैं, मेकिंग ए रेगुलेटरी कमेटी टू मॉनिटर दिस, तो किस तरीके से चीजें हो रही हैं इनकी एक्टिविटीज को वॉच करता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज बसेल कन्वेंशन। अब बात करते हैं रॉटरडम कन्वेंशन क्या होता है। देखो, रॉटरडम कन्वेंशन जो लाया गया खासतौर से इसके पीछे जो था बसेल के ऊपर, तो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। ठीक है, रॉटरडम के लिए भी मैं कुछ लाइन बोलूंगा जो दैट आई सजेस्ट टू एवरीवन, जो रख लेना, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, PIC, बस इसको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अगर आपके दिमाग में हैं तो आपका आंसर कभी गलती नहीं होगा, उन कॉन्सेप्ट को सिर्फ बनाकर उसे लिख लो दोस्त। अब जैसे रॉटरडम कन्वेंशन में क्या है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट मतलब पहले आप किसी को बता दीजिए अगर आप कोई ऐसी उल्टी सीधी चीजें कहीं किसी जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। असल में क्या होता है कि जैसे दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनके यहाँ अलग अलग तरह के रिसर्च हुए हैं, अलग अलग चीजें प्रयोग में लाई गई हैं। ठीक है, जैसे भारत में किसी जमाने में एंडोसल्फान प्रयोग में लाते थे, काजू प्लांटेशन होते थे वहां के लिए, लेकिन वो बड़ा खतरनाक रहा, कई डिकेड्स तक उसका यूज किया गया, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए खतरनाक रहा, आपकी बॉडी के अंदर है आपके लिए खतरनाक रहा, तो कभी खतरनाक रहा। और वो एंडोसल्फान जो है उससे काफी जान माल का नुकसान भी हुआ, तो काफी लोग केरला वगैरह में मरे, कासरगोड एक एरिया था ऐसा कहते हैं। तो एंडोसल्फान पे फिलहाल वो बाद में भी थोड़ी सी बात करेंगे जब मिसलेनियस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, उस वाले लेक्चर में आपको मिलेगा एंडोसल्फान। तो अब एंडोसल्फान इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा खतरनाक हो गया। अब जैसे मस्टर्ड गैस है,
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे केमिकल्स, हजार्डस वेस्ट वगैरह, ओके, इनकी एक लिस्टिंग इसमें कर दी गई। रॉटरडम कन्वेंशन में तो प्रॉपर उनकी लिस्टिंग भी है, किस तरह की चीजें आपको न ले आनी है न ले जानी है, ठीक है। और अगर मान लो कुछ इस तरह की चीजें कर भी रहे हैं तो आपको यू शुड हैव टू इन्फॉर्म देम, मतलब प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पूरे इंफॉर्मेशन दें कि ये चीज का इतना नुकसान होता है, मेरे कंट्री में इतना हुआ है, किस कंपोजिशन में क्या चीजें मिलाई गई थी, A to Z सब कुछ आपको बताना होगा, ठीक है। अब इसके बाद सामने वाला कंटिन्यू चीजों को ले रहा है या नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं कि आप चोरी छुपे ये बता दें कि चीज बहुत अच्छी है, कीड़ों को मार देती है, उसको किसी ने ले लिया, उसके यहाँ पता चला कीड़े तो मरे मरे, इंसान भी मर गए, पेड़ पौधे बर्बाद हो गए, इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। तो वही बात करें कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट करना जरूरी है। और फिर मैं बता रहा हूँ रॉटरडम कन्वेंशन के अंदर आप जाओ, उसके जो कन्वेंशंस के अपने वेबसाइट्स हैं तो बहुत सारे केमिकल्स के नाम भी लिखे हैं, लेकिन आपको केमिकल्स के नाम नहीं जाना है। कुछ करंट मान लो आ गया किसी साल तो वो करंट अपडेट्स वाली क्लास में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो आई थिंक यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल। फिलहाल 2004 से ये फोर्स में आता है, ठीक है। और सही बात है, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, ऐसी चीजें तो बाध्य है, आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आपको नहीं दिए जा सकते हैं, छूट की किसी भी तरह की गुंजाइश। आगे चलते हैं, एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन है जिसपे पीछे हम लोगों ने काफी देर से बात किया था। बार बार IPCC करके एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज करके एक नाम बार बार आ रहा था, और उसी IPCC पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वैसे भी इसका एक असेसमेंट रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट 6। असेसमेंट रिपोर्ट 6 में क्या चीजें आई हैं जो पीछे के अपडेट्स में रहे हैं, वहां तक हम पहुंचेंगे। और असेसमेंट रिपोर्ट कुल कितने आए हैं, क्या हुए हैं, कब कब आए हैं, थोड़ा सा एक झांकी, एक इंफॉर्मेशन भी छोटा सा आपको देता चलूंगा। तो विल टॉक अबाउट IPCC। IPCC का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो IPCC लाता कौन है, तो आप याद करो जब मैंने आपको UNEP पढ़ाया था तो मैंने कहा कि 1980 जब UNEP में पढ़ाया तो मैंने UNEP में पहले ही बता दिया था कि 1988 में UNEP और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के कंट्रीब्यूशन से IPCC लाया गया, दोनों की कंट्रीब्यूशन से IPCC से लाया गया। एक्चुअली ये करता क्या है, ये इवैल्यूएट करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इवैल्यूएट करता है पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन के आधार पर कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का कितना हो रहा है, 21वीं सदी में कितना टेम्परेचर राइज होने वाला है, कितना क्या चीजें हैं। तो अच्छा है ना, इस तरह के इंफॉर्मेशन आते हैं तो लोग को दिमाग थोड़ा खुलता है, लोग थोड़ा सीरियस होते हैं, अरे भाई इतना गलत हो रहा है। अनजाने में तो हम लोग बहुत सारे पोल्यूशंस कर रहे हैं, बहुत लोग जान के भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका क्या प्रमाण क्या रिजल्ट होने वाला है, IPCC टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट करता रहता है। और इसीलिए जब हम UNFCCC की मीटिंग में जाते हैं, कहीं REDD की बात कर लो, किसी भी जगह बात कर लो, है ना, हर जगह पे कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर सामने रखा जाता है। अगर पीछे क्लाइमेट न्यूट्रल की बात हुई है, जीरो एमिशन की बात हुई है ना, जीरो न्यूट्रलिटी की बात हुई है, तो इन सबके पीछे कहीं ना कहीं IPCC का ही किया धरा है, क्योंकि IPCC ही इस तरह के डेटा देता रहता है तो लोग चौंकते रहते हैं। तो IPCC का डेटा अगर IPCC ना हो दोस्त, इनके इन्फॉर्मेशन ना आए तो लोगों को कैसा पता चले कि अभी के हिसाब से क्या प्रॉब्लम चल रही है, पीछे 10 साल के अंदर हमने क्या किया, आगे इसी हिसाब से चलेगा तो आगे 30 साल में क्या होने वाला है, 21वीं सदी में हमें जो टारगेट बनाने हैं 21st सेंचुरीज के एंड तक, यानी 2100 जब अचीव हो रहा होगा तो उस समय क्या करना है आगे के 74-75 सालों में। तो ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो IPCC इस तरह की चीजों की अपडेट्स देता है। अब देखो एक तरह से देखा जाए तो ऑफकोर्स एक तरह का साइंटिफिक विजन है जो करंट कंडीशन के नॉलेज के आधार पर क्लाइमेट में किस तरह के अल्टरेशंस हो रहे हैं और इसका क्या सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी जानकारी IPCC की वजह से पता चल जाती है। इवन एक बात बता दूं, ये कोई रिसर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट एनी रिसर्च प्लेटफॉर्म, है ना, ये कोई रिसर्च नहीं है, कोई शोध नहीं करता है, ठीक है, ये कहीं से जाके किसी तरह का कोई क्लाइमेट वगैरह में कोई स्क्रूटिनी वगैरह नहीं करता है, ठीक है, फाइन। लेकिन हाँ, जो एनालिसिस करता है, जिस हिसाब से डेटा वेटा इसके पास होते हैं, रिसर्च नहीं करता, डेटा वेटा इसके पास होते हैं, उसकी एनालिसिस करके ये अपने रिपोर्ट पब्लिश कर देता है और उस रिपोर्ट को दुनिया में अपनाया जाता है। उसके आधार पर ही लोग नए नए स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाते हैं। IPCC के अंदर कुल 3 वर्किंग ग्रुप आते हैं, वर्किंग ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 2, वर्किंग ग्रुप 3। यही वर्किंग ग्रुप है भाई, कार्य करने वाले जो समूह है, क्रियात्मक समूह। पहले में तो आपको साइंटिफिक असेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, जो डेटा होगा उसके बेसिस पर ये डेटा को इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद जो वर्किंग ग्रुप 2 होगा वो बताएगा उसका इम्पैक्ट, है ना,
क्या हो सकता है, किस किस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए और किस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए कंट्रोल करने के लिए, यानी मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन ना हो। और तीसरा, ये वर्किंग ग्रुप 3 जो होगा वो ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन है, यानी किस तरह की चीजों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये 3 चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं, ये और भी चीजों को फोकस करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मलेरिया के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रॉट वगैरह की कंडीशन बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज वगैरह होने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से मेल्टिंग ऑफ आइस होगा पोलर एरियाज में, तो कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग होगी। एग्रीकल्चर जो होंगे उसके भी पैटर्न्स वगैरह चेंज होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इन चीज़ों पर भी ये फोकस करता है कि यूपीएससी में ये बोलेगा सिर्फ क्लाइमेट चेंज वगैरह, तो याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज और उसके सारे इंसिडेंट्स पर, है ना। सिर्फ क्लाइमेट चेंज में एक दो चीज़ें ही नहीं, क्लाइमेट चेंज में करीब करीब ओवरऑल ये सब कुछ ही इवेल्युएट कर रहा है। ऑल आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट, मैंने सोचा एक ही बार आपको सारी चीजें दे दो ताकि कल को आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर जो हो ना वो पहले से बना हो। फिलहाल आईपीसीसी 1988 से क्रियान्वित हो जाता है और इसका पहला असेसमेंट रिपोर्ट 1990 में आता है। वही एनालिसिस करता है दुनिया के सारे डेटा के बेस पर इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा 1995, तीसरा 2001, चौथा 2007, पांचवा 2014 और छठा 2022 और 23 के साथ साथ, है ना, इन साल पे आता है। मैंने यहाँ पे छोटा सा AR4 से लेकर चला हूँ फिलहाल, लेकिन AR4 उतना काम का नहीं है, मेज़ाना वैसे AR5 है और फिर AR6 है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको AR5 से उठाया है असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। असेसमेंट रिपोर्ट को फाइनल होते होते तो 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते। अब जैसे आगे जब AR7 होगा तो उसके क्लासेस इसी में आपको डाउन कर दूंगा, तो इसी के आगे आप पढ़ जाएंगे AR6 में क्या है, इस तरह से आप अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट, जैसे अभी तक जो मैं क्लास आपको बना रहा हूँ उस समय तक अभी असेसमेंट रिपोर्ट 7 पे कोई न्यूज़ ऐसा है नहीं, तो अभी आप असेसमेंट रिपोर्ट 6 ही है जो आप 23 वाला ही अपडेट देखेंगे। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट ये कहता है कि भाई देखो 2007 इज प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग, है ना, जो 2007 में आया था। इन्होंने बोला कि 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर होगा वो 1.1 से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का खतरा है। बताओ, यानी जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग और चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज किया जा रहा है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो 1.1 डिग्री से लेकर लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का ग्लोबल मीन टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है। तो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है। अब इसको कम करना होगा। फिर आगे चल के क्या होता है, अच्छा ये फिर दुनिया में फिर आगे चीजें हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने की बात चल रही है। ऐसा करते करते जब अगला रिपोर्ट पब्लिश होता है AR5 रिपोर्ट, तो क्या नए अपडेट्स आते हैं। AI5 रिपोर्ट जो आता है वो 2014 में आता है। फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में देखना क्लाइमेट चेंज का क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये साफ साफ कह रहा है कि देखो ऐसा है, अगर हम जिस तरीके से चल रहे हैं, यानी पिछले 5-6 सालों के अंदर जो ये रिपोर्ट था उसका अगला रिपोर्ट आने के लिए 5-6 साल का गैप हो जाता है, करीब करीब डिपेंड करता है। 21st सेंचुरी में हमारा जो ग्लोबल मीन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ठीक है, लिखा हुआ है, मीन राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर कुड बी मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस अबव व्हाट दे वर इन द प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज। समझे, है ना, खतरनाक चीज है कि लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, लगभग, है ना, 4.1। ये मैं आपको पीछे भी बताया था कि असेसमेंट रिपोर्ट 5 का यही था कि लगभग 4.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि इसको कहाँ लाना है आपको बताया था मैंने, 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से नीचे। और अभी क्या रिपोर्ट आ रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने वाला है, 2 के नीचे लाना है। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो कम करना है, 2 के नीचे लाना है, और फिर धीरे धीरे आगे चलकर उसको 0 तक पहुंचा देना है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, क्या चल रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डेटा भी बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, जैसे अभी तो लग रहा है कि भाई मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है, ठीक है, 21st सेंचुरी तक। अगर हमको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है तो क्या करना होगा, इन 2050 नीड टू बी 40 to 70% लोअर देन 2010 लेवल, ठीक है ना। यानी 2010 के स्तर का जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन चीजें होती है उसका 40 to 70% तक हमें कम करना होगा। और इस तरह करते करते धीरे 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 हम लोग 2100 तक आते आते 0 के नीचे आ जाएंगे, मतलब टेम्परेचर राइज होगा, एकदम खत्म हो जाएगा। और प्री इंडस्ट्रियलाइज के पहले की जो कंडीशन होगी, भाई प्री इंडस्ट्रियलाइज मतलब इंडस्ट्री के पहले भाई वो जो कंडीशन थी उस कंडीशन तक हम पहुंच जाएंगे। यानी सब कुछ इन्वायरमेंट या नेचर या पूरी इकोलॉजी वैसी हो जाएगी जब पोल्यूशन शुरू हुआ था, उसके पहले की अवस्था, यानी सब कुछ नेचुरल कंडीशंस में
आ चुका होगा, ठीक है, नेचुरल कंडीशंस में आ चुका होगा। तो ये असेसमेंट रिपोर्ट 5 था। असेसमेंट रिपोर्ट 5 इसलिए जानना जरूरी है कि असेसमेंट रिपोर्ट 6 के पीछे क्या चीजें बोली जाती, तब आप बोलोगे कि अच्छा असेसमेंट रिपोर्ट 6 में क्या चीज बेहतर हुए हैं या क्या चीजें खराब हुई हैं, इसलिए AR5 आपको जानना जरूरी था। अब आपको लिए चलते हैं AR6, थोड़ा इसमें टाइम लेंगे, आराम से चलेंगे। AR6 देखो बच्चों, AR6 क्या है? IPCC रिलीज द थर्ड पार्ट ऑफ 6 असेसमेंट रिपोर्ट। 3 पार्ट में असल में असेसमेंट होता है, वो फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। जैसे वर्किंग ग्रुप 1 ने रिपोर्ट दिया 21 में, वर्किंग ग्रुप 2-3 ने दिया 2022 में, है ना, और फाइनली जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई वो 2023 में है, ठीक है। तो फिलहाल फाइनल रिपोर्ट तो रिलीज मानेंगे 20 मार्च 2023 को, ठीक है। अब वो आपको बता दिया था अलग अलग वर्किंग ग्रुप के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। इसका एक टाइटल पे रखा गया क्लाइमेट चेंज 2020-22 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। काफी मोटी एक पब्लिकेशंस है, थोड़ी कुछ चीजें मैंने इसकी भी समरी उमरी थोड़ा सा देखा है, क्योंकि पूरा किताब पढ़ पाना तो इज नॉट इजी, लेकिन अब उतना काम का भी नहीं है हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली ये एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन है ग्लोबल असेसमेंट को लेकर। क्लाइमेट चेंज में जो भी मिटिगेशंस किए जा रहे हैं, मिटिगेशन मतलब जो चीजों को कम किया जा रहा है, उसमें लेकर किस तरह के अचीवमेंट्स हैं, है ना, वो आपको दिखेगा। क्या कहता है असेसमेंट रिपोर्ट, यहां देखो असेसमेंट रिपोर्ट क्या कहता है, यू सी हियर गाइस, है ना। ये IPCC के बारे में फिर से एक चीज लिख गई है, इसको आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, IPCC को 2007 में बच्चा नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्या देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसको नोबेल प्राइज, जो नोबेल पीस प्राइज है, वो दिया गया था, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बोला, एक तरह का रिपोर्ट बनाता है, स्पेशल रिपोर्ट होता है जो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए ज्ञान देता है दुनिया वालों को। इसका मतलब पूरी दुनिया में जाकर लगभग 195 मेंबर्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं, और IPCC को यूएन की ही एक बॉडी की तरह से ऑब्जर्वेशन करना, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये उसका पर्पस है। फिलहाल 2-3 बार ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, इसे बहुत ज्यादा और बात करने की जरूरत है नहीं, आगे लिए चलते हैं। अब देखो IPCC में क्या बोला जा रहा है, क्या आ रहा है, देखो मिटिगेशन टारगेट्स फॉर अचीविंग क्लाइमेट गोल्स एज पर IPCC AR6, ठीक है। तो कौन कौन सी कमियां हैं जो हम लोग क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए करने जा रहे हैं, मतलब मिटिगेशन टारगेट जो हमने रखा है। पहला तो ये, अगर हमें ग्लोबल मीन टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाना है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पीक बिफोर 2025 तक जितना था, रिड्यूस बाय 43% बाय 2030, ठीक है ना, यानी 2025 के लेवल का 43% तक हमें कम करना होगा, ठीक है, ये जरूरी है। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाना है तो भाई हमें 2025 के लेवल का करीब करीब रिड्यूस बाय 27% बाय 2030, ठीक है। तो कुछ अलग अलग टारगेट्स बताए हैं, मतलब 1.5 डिग्री ग्लोबल मीन टेम्परेचर ले जाना है तो 30 तक इतना कम करना होगा, 2 डिग्री तक ले जाना है तो इतने लेवल तक कम करना होगा। और डेफिनेटली, क्योंकि अगर धीरे धीरे सडनली तो हम 2100 तक जाकर चीजें न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे ना, अभी इतना कम करेंगे, इतना कम करेंगे, आगे चलकर और कम करेंगे, और कम करेंगे, आगे चलकर और कम करेंगे, और धीरे धीरे 0 तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि फिर देखो कार्बन डाई एमिशंस को, जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है ना, अर्ली 2050 तक अचीव करने की कोशिश करनी है। 2030 तक मीथेन को हम 34% तक कम कर देंगे उसका एमिशंस। और अगला कह रहा है कि अगर इस तरह के टारगेट्स रखते हैं, ठीक है, तो नेट जीरो को एमिशंस को अर्ली 2070 तक अचीव कर लेंगे। यानी अगर इस तरह के टारगेट रखते हैं तो नेट जीरो को 2050 तक अचीव करना आसान होगा, और इस तरह के टारगेट रखते हैं तो नेट जीरो को 2070 तक अचीव करना आसान होगा, ठीक है। तो ये इसके सपोर्ट में इंफॉर्मेशन वैसे लिखा गया है, और ये इसके सपोर्ट में इंफॉर्मेशन लिखा गया है, ठीक है। अब ये देखना है दुनिया वाले किस तरह के टेम्परेचर्स को बढ़ने दे रहे हैं और रोकने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर बोथ है एनी टारगेट टू अचीव, जो भी करना है, जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, लेकिन यहाँ पे जो अचीव करने हैं टारगेट्स ना, वो सेगमेंट्स में करने, पहले 2030 तक क्या करेंगे, फिर 2040 तक क्या करेंगे, फिर 2050 तक क्या करेंगे। और वैसे ही बताऊं दोस्तों, बहुत बड़ा गोल बनाया नहीं चाहिए, है ना, कि हम 2047 में डेवलप कंट्री हो जाएंगे, या हम 6 साल बाद हम बहुत बड़े दुनिया के रईस आदमी होंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता।
छोटे टारगेट्स रहने चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं कि साल भर में ऐसी प्रिपरेशन करेंगे, यूपीएससी की आईएएस निकल जाएगा। अगर आप साल भर के चक्कर में है तो फिर 4 महीने आप पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि साल भर है ना आपके पास। आप सोचिए कि हमको 3 दिन के अंदर ये टारगेट बनाना है, तो आपके जैसे दिन खत्म हो गया यार 3 दिन में तुम्हारा टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, तो आप ज्यादा फोकस होकर काम करते हैं। तो मेरी अपनी एनालिसिस होती है टारगेट छोटा हो तो आसानी से अचीव हो जाता है। अगर कोई कमियां भी रह जाती हैं तो आपके पास दिन होते हैं, आप उसको जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो वही बात करेंगे, छोटे छोटे 10 साल 30 तक क्या करेंगे, फिर 40 तक क्या करेंगे, 50 तक क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और निगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो, ठीक है, वो तो हमारा सपना ही है। जैसे हम लोगों ने पीछे भूटान की बात की थी, कार्बन निगेटिव कार्बन वगैरह के बारे में, शायद याद होगा आप लोगों को। तो देखते हैं निगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो सपना है ये सपना ही रह जाएगा, या कभी पहले जीरो पे पहुंचे तो कार्बन नेट जीरो पर, उसके बाद निगेटिव कार्बन की तरफ। चलो ये देखो यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं जो रिपोर्ट्स के थ्रू पता चले हैं। जैसे 2010 और 19 के बीच में जो एमिशन ट्रेंड आ रहा है, अगर एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन लगातार बढ़ता रहा है, ठीक है, मतलब इस 10 साल मतलब एक डिकेड्स के अंदर लगातार ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा ही है, ठीक है। इसके अलावा एवरेज एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो पिछले साल से जो है वो ज्यादा ही रहा है, ठीक है। एवरेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा ही रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो उस रेट से नहीं हुआ जो पिछली बार। ओवरऑल एमिशन ज्यादा रहा है, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ उस रेट से नहीं बढ़ा है जिस रेट से पिछली बार डिकेड्स में बढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो कहीं कुछ चीजें पॉजिटिव हैं और ओवरऑल कहीं कुछ नेगेटिव भी हैं। एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शंस के लिए फॉर लॉन्गर देन 10 ईयर्स। और ये कहा जा रहा है कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं इनका पर कैपिटा एमिशन अगर देखा जाए तो काफी कम है। पर कैपिटा एमिशन मतलब कि दुनिया का जो एवरेज है उनमें से, दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का अगर एवरेज निकाला जाए, मतलब पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो पर कैपिटा आ रहा है वो काफी कम है। ये दुनिया में काफी अच्छे कंडीशंस में, और आपको ये एरियाज जो है जैसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, ये बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल मीन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग को 3.2 डिग्री बाई 2100 विदाउट अ स्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसीज, ये कहा जा रहा है। यानी कहने का अगर हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम कानून न बनाए, जैसे चीजें चल रही हैं ऐसे छोड़ दें, तो एवरेज मीन टेम्परेचर 3.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक बढ़ने की बात कही जा रही है 21st सेंचुरी तक, यानी 2100 तक। तो देखिए इसकी जो की फाइंडिंग्स है ये मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 कहीं कुछ होता है तो थोड़ा सेफ रहिएगा। अब यहाँ आपको लिए चलते हैं डिफरेंट सेक्टर वाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या हो रहा है, ठीक है। जो पीछे का रिपोर्ट था 2019 ही था, लेकिन कोई बात नहीं, आप कहोगे सर 2025-26 में आकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, 19 का रिपोर्ट नहीं है आज तक, कभी आएगा तो आप देख लीजिए। और ऐसा कौन सा है कि बहुत ज्यादा डेटा इस चीज में चेंज हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैं आपको बार बार बोलता था, एनर्जी सेक्टर ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल पर्पसेस है, नंबर 3 एग्रीकल्चर फॉरेस्ट है, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग वगैरह। इस तरह से मिलाकर कुछ दुनिया में जो टोटल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस है, जहां पर ह्यूमन जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस एमिशन को निकालने के लिए, वो एक लिस्ट है जो आपके सामने है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने है। और आगे लिए चलते हैं, अब हम चलते हैं GIWA की तरफ, है ना। अब हम चलते हैं GIWA की तरफ। अब देखो GIWA क्या है, खुद ही नाम कह रहा है, ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर असेसमेंट। मैंने बोला ना, कोशिश करो नाम को समझने की। अगर आप नॉमेनक्लेचर समझ जाते हो दोस्त, तो इन चीजों को समझने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। अब ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर असेसमेंट क्या है, कोई नहीं, दुनिया के जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनकी असेसमेंट करना। उनकी असेसमेंट इसलिए करना क्योंकि उनको बचाना। ये भी एक तरह से देखो तो UNEP प्रोग्राम के अंतर्गत ही लाया गया है 1999 से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका 50% जो फंडिंग है, पीछे हम लोगों ने बात किया था, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी वही देता है, जो एजेंडा 21 अर्थ समिट के लिए भी होता है। और बाकी जो फंडिंग है इसके अलावा NOAA द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा ये SIDS द्वारा दिया जाता है, फिनिश डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन द्वारा दिया जाता है। तो ये अलग बॉडीज भी हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं फंडिंग के लिए, ताकि दुनिया में हम लोग क्या करें, दुनिया में हम लोग ओशन वगैरह को सुरक्षित रखें। ओशन मतलब किस तरह का, जिस तरह के भी इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स इन द ग्लोबल वाटर कंप्राइजिंग मरीन, कोस्टल, फ्रेश वाटर एरियाज, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो करता क्या है एक तरह से, टू कंस्ट्रक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इनकॉर्पोरेटेड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल
वाटर। तो दुनिया के सारे वाटर बॉडीज की असेसमेंट करता है, उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए फंडिंग बॉडी की तरह हेल्प भी करता है। यह है तुम्हारा ग्लोबल इंटरनेशनल असेसमेंट GIWA। GIWA के बारे में कुछ बातें और बता दूं। ये एग्जामिन करता है डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन एरियाज में, ठीक है। जो वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेस हैं उनके बारे में जानकारी लेता है और डिफरेंट तरह के जो पॉलिसी रिफॉर्म्स चल रहे हैं वाटर बॉडी से कंजर्वेशन के लिए, उन पे अपना आंख जमा के भी रखता है, ठीक है, ताकि जो पॉलिसीज बन रही हैं वो वाटर बॉडीज को संरक्षण देने के लिए हो। इवन GIWA जो है वो 66 ट्रांस बाउंड्री वाटर एरियाज को भी देखता है, फोकस करता है। ट्रांस बाउंड्री वही जो 2 कंट्री के बीच के जो वाटर बॉडीज वगैरह होते हैं उनको भी वॉच करता है, जरूरी है। 5 मेन ऐसे एरियाज हैं जहां पर GIWA काम करता है, जिसमें एक आपको मिल जाएगा फ्रेश वाटर शॉर्टेज, है ना। दूसरा पॉल्यूशंस जो वाटर में हो रहा है, हैबिटेट और कम्युनिटी के जो होने वाले मॉडिफिकेशंस हैं, बदलाव हो रहे हैं जो वाटर पॉल्यूशन वगैरह की वजह से हो रहा है, अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशरीज, अदर लिविंग रिसोर्सेज और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इन पे नजर रखता है, क्योंकि ऐसे भी देखो अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें जाकर कर क्या रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं जाके समुद्र के साथ भी CO2 ओशन के वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना ले रहा है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान देना होगा। इवन ये क्वेश्चंस तो हम लोग आगे पोल्यूशन में पढ़ेंगे भी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ओशन एसिडिफिकेशन। UPSC में क्वेश्चन आया भी है प्रीलिम्स में, तो उसका आंसर सिर्फ वही था, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो CO2 लेवल जो निकल रहा है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देखो जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है, MAMA के नाम से जानते हैं, फिलहाल आज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, ये चीज पुरानी है। ये चीज लाई गई थी एक्चुअल में 2001 में, ठीक है, ये चीज 2001 में लाई गई थी और डेफिनेटली ये भी जो है वो उस जमाने में UN के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे कोफी अन्नान साहब, ठीक है, उन्हीं का ये कंसेप्ट लाया हुआ है 2001 में। और ये इसलिए भी लाना था जो हम लोगों ने आगे चलकर अभी दिखाता हूं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को एक तरह से प्रमोट करना ही था, ठीक है। फिलहाल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या रहा, कैसा रहा, वो जमाना खत्म हो गया है, ठीक है। और बाद में 2015-16 से हम लोगों ने अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक की बात की हुई है पीछे के लेक्चर में, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या था, इसका काम यही था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इन्वायरमेंट चेंजेस में जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको एक्सेस करना, ठीक है, उसके बारे में जानना, और एक तरह से एक साइंटिफिक बेसिस है ना, पूरा एक वैज्ञानिक तरीका अपनाता है, ठीक है, जिसके हिसाब से डिफरेंट तरह के एक्शंस वगैरह जो जरूरी होते हैं, ठीक है, उसको लेता है, जो कंजर्वेशन के लिए जरूरी होता है, इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए, और पूरी तरह से ये भी सस्टेनेबल तरीकों को ही बताता है कि ऐसा ना हो कि हम जिन तरीकों को अपनाएं उससे जो जीविकोपार्जन चल रहा हो, लिवलीहुड चल रहा हो या कोई चीज हो उसका नुकसान ही हो रहा। गॉट इट, ये चीजें भी आती हैं यहाँ पर। डेफिनेटली ह्यूमन वेलबींग्स के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर वगैरह, डिफरेंट तरह के प्रैक्टिशनर्स, लोकल कम्युनिटीज, नेटिव पीपल्स, है ना, इन सब का सहयोग जरूरी है। और यहां पर एक चीज और बोला गया कि डिफरेंट तरह की चीजों को इवैल्यूएट करना है उस एरियाज में होने वाली, क्योंकि हर जगह के लोकल एरियाज के जो इकोसिस्टम्स वगैरह होते हैं वहां पर उनका लोकली इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो वहां के हिसाब से जो वहां पे इवैल्यूएट किया जाएगा उस जगह के हिसाब से वहां पर ट्रीटमेंट चलाए जाएंगे जिससे हम इकोसिस्टम को बचा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन में। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, स्टॉकहोम कई बार हुए हैं, अलग अलग पर्पस के लिए हुए हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होगा तो वो ये है, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्टॉकहोम में कई कन्वेंशन हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय UNEP और ये 22 मई 2001 को लाया जाता है पहली बार, और फोर्स में आते आते 3 साल लग जाते हैं, है ना। 2016 तक इसमें लगभग 180 मेंबर पार्टीज बन चुके होते हैं और ये एक्चुअल में लाया जाता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशंस के प्रोडक्शंस पर रोक लगाने के लिए। अब आप बोलोगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो परसिस्ट करते हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं। और जब डिकम्पोज नहीं होते हैं बच्चा, तो एटमॉस्फेयर वहां सॉइल में रहते हैं और वहां जो जनजीवन होता है वो उनको एब्जॉर्ब करता है और उन पर उसका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। ये वही चीज है। जो चीज डिकम्पोज नहीं होते, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का यूज हो रहा है।
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट में परसिस्ट करते हैं, बायो एक्यूमुलेट होते हैं, आपको बताऊंगा बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, फूड चेन, फूड वेब के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लगातार जाकर धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ वगैरह को, इन्वायरमेंट को काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को के प्रोडक्शन को रोक लगाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाए गए थे। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वैसे भी अपने आप में देखो तो एक क्वेश्चन हो सकता है अपने आप है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। एक बड़ा ही कॉमन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है जो मैंने ब्रोमीन उसमें पाया था, फ्लेम रिटार्डेंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, पॉलीब्रोमिनेटेड डाईइथाइल ईथर। ठीक है, जिसके रोग के लिए काफी बातचीत हुई थी। ठीक है, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने लाया हूं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा पॉपुलर रहा किसी जमाने में, तो मुझे लगा एक बेस एग्जाम्पल लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। ध्यान रखना ये फ्लेम रिटार्डेंट होता है, फ्लेम मतलब वो आग वाग बुझाने टाइप वाला फ्लेम्स, पॉलीब्रोमिनेटेड डाईइथाइल ईथर। अच्छा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये कभी डिकम्पोज नहीं होते, डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड किसी भी केमिकल, बायोलॉजिकल, किसी भी प्रोसेस से कर लो, है ना, या लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में भी वो टूटते नहीं है जमीन में अगर हो तो, और ये वहां पर रह जाते हैं इन्वायरमेंट पर, लंबे समय के लिए रुकते हैं और ये टिश्यूज वगैरह में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और यही सब कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनते हैं आगे चल के। कहते हैं ना, हम लोग भी तो रोज पे कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह खा रहे होते हैं, धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है, इसलिए कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स लो, पानी पियो, है ना, जितना करोगे बॉडी में यूरिन के रास्ते सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। तो दिस इज द अबाउट द स्टॉकहोम अगेंस्ट द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। और आगे लिए चलते हैं, अब हम चलते हैं GCCA पर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, GCCA, रिमेंबर गाइस। तो GCCA भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के नाम से जानते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस एक तरह से सैंडविच की तरह काम करता है, मतलब एक इंटरमीडियरी की तरह से काम करता है, सैंडविच से बेटर टर्म होगा, इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, और क्लाइमेट चेंज को ही रोकने के लिए एक बनाया हुआ अलायंस है जो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। ये इनिशिएटिव एक्चुअल में डेवलप कंट्री द्वारा लाया गया यूरोपियन यूनियन के पास 2007 में, और देखो लिखा भी है, इनका मेन काम यही होता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, खासतौर से जो लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें आइलैंड कंट्रीज वगैरह को भी इंक्लूड किया गया है। इनको पूरी तरह से डिफरेंट तरह के कार्यक्रम चलाकर, है ना, देखो ये कहा गया है 51 प्रोग्राम से पूरे दुनिया में चला रहे हैं, जो 38 कंट्रीज, 8 रीजन्स और सब रीजन्स और वगैरह में चलाया जा रहा है, और यहाँ पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है इन कंट्रीज को कि क्लाइमेट चेंज को लेकर आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपको पूरी मदद इस अलायंस से की जाएगी। मतलब जैसे एक होता है ना, एक कोई चीज लाई जा रही है, जैसे मान लो सरकार अपनी तरफ से वृद्धाश्रम खोल रही है, बहुत सारे प्राइवेट लोग भी अपना वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी तो प्रयास हो रहा है, और कुछ अलायंस ग्रुप अपना पर्सनली कुछ कंट्री मिलकर, पर वैसे भी आपको बताऊं यूरोप जो होता है उसके पास पैसा बहुत है, तो वो सपोर्ट बहुत, जैसे साइंस एंड टेक में मैं बार बार बताता हूँ, जो भी कोई रिसर्च होता है बड़े लेवल पर, उसमें यूरोप का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भैया तुम पार्ट में बन जाओगे तो पैसा वाला प्रॉब्लम तो आधा हमारा सॉल्व हो जाएगा, और किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि लैब सेटअप करने में अच्छा खासा पैसा लगेगा, है कि नहीं। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इन चीजों को जरा समझना, ठीक है। अब यहाँ पे यही जो मेक श्योर दैट द पुअर डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ससेप्टेबल टू द क्लाइमेट चेंज, ये अलायंस उनको हेल्प करेगा। तो इस अलायंस का पूरा काम है जो पुअर कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हेल्प करना। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज कभी भी सीधा एक्शन नहीं ले सकते, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, अगर ये सीधा एक्शन लेंगे तो भैया इनके जान माल का नुकसान हो सकता है। ये कहने का मतलब ये है। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जो थे, जो शुरू हुए थे, उनमें इनका काफी एफर्ट्स भी रहा, ठीक है, काफी एफर्ट्स भी रहा, क्योंकि ये 2007 में आया है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमने 2001 से 2015 के बीच पढ़ा था। तो डेफिनेटली उस ड्यूरेशन में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो गोल चल रहा था वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ही चल रहा था। अब देखो आपको एक फ्रेमवर्क डेवलप है, हाँ सर 2015-16 के बाद से 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसको सपोर्ट भी किया है काफी हद तक, उसको काफी फॉस्टर करना, काफी तेजी से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में मदद करना किया। और डेफिनेटली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो सहस्त्राब्दी विकास है ना की जो बात की गई थी, है ना, लक्ष्य जो बनाए गए थे, वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखो कुछ चीजें हैं जो जीसीसीए के कुछ रिपोर्ट्स आगे भी आए हैं और इन्होंने साफ साफ बोला है, खास तौर से स्पेशल जो रिपोर्ट्स मैंने सुना था वो जो सीमेंट है ना, सीमेंट उद्योग है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत बातें की हैं। मैंने आपको जब ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया था वहां कहा था कि देखो एक ऐसा भी उद्योग है जो दुनिया में CO2 बहुत निकालता है,
ठीक है ना, और वो है सीमेंट। इसने कभी तुम्हारे पेपर में पूछा कि सीमेंट इंडस्ट्री भी CO2 निकालती है, कहना हाँ सीमेंट इंडस्ट्री भी निकालती है। दूसरा मैंने आपको कहा था जब मैं आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ा रहा था, मैंने कहा जानते हो कुछ इको ग्रीन करके इस तरह के सीमेंट लाए गए हैं जो टेक 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 करके TEC करके नाम था, आप ध्यान दो, आप किताबों में पढ़ा हुआ आपने, मैंने लिखा भी इसको प्रॉपर्ली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। ये कुछ सस्टेनेबल तरीके हैं सीमेंट बनाने के लिए जिससे CO2 एमिशन एनवायरमेंट में नहीं होगा। तो ये वही बात आ रही है कि 2050 वगैरह में जो नेट जीरो को जो बनाना है, जो सेटअप करना, वह कहीं ना कहीं जो फुली डीकार्बोनाइज जो सीमेंट है उनको यूज किया जाए कंक्रीट इंडस्ट्री में, है ना, एंड प्रोवाइड नेट जीरो कॉन्सेंट्रेट फॉर द वर्ल्ड। तो इस पे ये काफी काम कर रहा है, ठीक है। लिखा भी है देखो, 2020 मेंबर कंपनीज ऑफ द ग्लोबल सीमेंट एंड द कंक्रीट एसोसिएशन केम टुगेदर, ठीक है, और कमिट टू प्रोड्यूसिंग द कार्बन न्यूट्रल कंक्रीट बाय 2050। असल में ये कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ठीक है, ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन है, लेकिन ये कंक्रीट नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसने 2020 में एक रिपोर्ट दिए थे। सीधी बात कहने का मतलब ये कि सस्टेनेबल सीमेंट की तरफ। अब सस्टेनेबल बोल दिया तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ और बोलने की जरूरत है। देखो यहाँ पे एक और बात होती है, CCAC। अब CCAC क्या है? CCAC एक तरह से क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फिर वही बोलूंगा, इसके लिए भी कीवर्ड याद है। जैसे आपने बासल में याद रखा क्या, ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। रॉटरडम में आपने याद रखा प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। वैसे ही मैं आपको बोलूंगा CCAC में क्या याद रखोगे, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशंस के लिए रिड्यूस शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। CCAC एक्चुअल में जो है वो है ना, CCAC क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशंस जो है वो रिड्यूस्ड शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स के लिए लाया गया। और इसको लॉन्च किसने किया? ये लाया गया UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू। साथ साथ 6 और कंट्रीज थे, जैसे बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, USA, है ना, इन दोनों के साथ मिलकर, है ना, UNEP और 6 कंट्री के साथ मिलकर 2012 में CCAC लाया गया, ठीक है। इसका सीधा का सीधा काम यही था कि जो शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए, है ना, उनको रिड्यूस किया जाए, जिससे हम ह्यूमन हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, एनवायरमेंट को बचा सके, ठीक है। अब बात ये होती है कि ये जो कोलिशन है ना, जो CCAC एक कोलिशन है, ये इसमें कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है। UNEP और ये मेंबर हैं। इसमें एक देखो तो गवर्नमेंट्स बॉडीज आते हैं, बिजनेसेस मतलब कंपनियां आती हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसके अलावा मल्टी स्टेक होल्डर्स कंपनियां, है ना, ये सब मिलकर एक तरह से जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह, है ना, ऑल्सो इंक्लूड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी है, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। और ये मिलजुल कर इस तरह के शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को दुनिया से दूर करने का प्रयास करते हैं। अब पहले बात होती है शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते क्या है। देखो, शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स एक्चुअल में जनरली जो होते हैं, मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। शॉर्ट लाइफ से नाम ही कह रहा है कि इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, मतलब सिर्फ कुछ ही समय के लिए वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, लेकिन उस छोटे से समय में भी अगर ये हवा में आते हैं तो मैसिव लेवल ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको SLCP कहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया, ये शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं, यहां तक कि फ्यू डिकेड्स तक के लिए भी। जैसे जब मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था मीथेन, याद आ रहा है मीथेन? मैंने कहा जानते हो जो मीथेन होता है, जैसे ब्लैक कार्बन है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हम लोग आगे बात करेंगे जब पोल्यूशन पढ़ रहे होंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आपको स्मोग और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन दो चीजें पढ़ाता हूं। तो वही मैं कह रहा हूं, ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ डिकेड्स तक भी हो सकते हैं। मीथेन मैंने कहा था लगभग 1 से 2 डिकेड्स तक हो सकता है। याद करो पीछे के लेक्चर्स, 1 से 2 डिकेड्स हो सकता है। तो ये चीजें, लेकिन जितने समय के लिए भी होंगी, ये उस जगह पर मैसिव एंड मैसिव ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना। और एक काम याद रखना, इनके एग्जाम्पल याद रखना, क्या पता इनमें से कौन कौन से SLCP हैं, शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है। तो भैया ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ये चारों भी आपको पोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, मुझे पता है। जबकि पीछे ब्लू कार्बन UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये मेरी आदत है, किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ता नहीं हूं, बहुत बारीकी के साथ कवर करता हूं। और आपको बताऊं, जो यहां पर जो क्लासेस ले रहा हूं ना, ये ज्यादा इसलिए मेरे को फायदेमंद हो जाता है। यहां पर मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ना कोई शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। भैया बढ़िया से रिकॉर्डिंग कर करके बच्चों को पढ़ाओ, किसी टॉपिक में कोई कमी नहीं होती है।
कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक तरह का एक रेस्ट्रिक्शंस होता है कि भैया 700 घंटे में पूरी जीएस खत्म होती है, तो वहां पे मैं 60 घंटे 50 घंटे आपको इन्वायरमेंट थोड़ी ना पढ़ा सकता हूँ, 70 घंटे 80 घंटे, जहां यहाँ पर कोई नहीं है, पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, जितना आप पढ़ाओगे चीजों के साथ डिस्कशन करोगे बच्चों के साथ उतना ही प्रॉब्लम्स कम होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा एक बार जितने भी सब्जेक्ट है ना पहले बढ़िया से सीख लो, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस है ना, उसके बाद चलो अपना करंट्स लेते चलो और पढ़ते चलो, फिर इन्हीं चीजों को एक बार इतने अच्छे से कर लो कि बस इसी के आगे करंट अपडेट्स करते रहो, इन्हीं वीडियोस को बार बार सुनते रहो, किताब के पेजेस पलटते रहो, नए अपडेट्स करते रहो, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो यूपीएससी इज वेरी इजी अगर आपको समझ में आ जाए कि कितना स्टैटिक में हम कर डालें बढ़िया से अच्छे तरीके से, और स्टैटिक के साथ कहां कहां क्या अपडेट्स होते हैं उसको जोड़ना आ जाए, बस हर विषय में यही है। साइंस और एनवायरनमेंट में तो जैसे मुझे समझ आता है ये हो गया, इसका यहाँ करंट जोड़ते चले जाओ, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है भाई, शॉर्ट लाइफ होता है, क्लाइमेट पोल्यूशंस करते हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, और इसके तरीके यही हैं कि हम लोग क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी को लाएं, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन वगैरह एक दूसरे के साथ नई टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करें, है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलप कंट्री अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएं, बाकियों को दें क्योंकि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है। ग्लोबल टेम्परेचर को धीरे 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 स्लो डाउन किया जाए, जो बढ़ रहा है, पहले 4 बोला गया, फिर अब उसको 2 के बाद 1.5 बढ़ने से और कम कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं लगातार। पौधों के लॉस, हेल्थ इश्यूज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, प्री मैच्योर डेथ हो जा रही है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स, ये सारी, और साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात होती है। ये सारी चीजें इसका उद्देश्य हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मिनामाटा कन्वेंशन की तरफ, और मिनामाटा कन्वेंशंस में कुछ पीछे के कन्वेंशन से कुछ रिपोर्ट भी हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मिनामाटा वैसे भी मैंने स्टेट पीसीएस में पहली बार एक बार क्वेश्चन देखा था, पहली बार वहीं देखा था कि मिनामाटा नामक बीमारी जो होती है वो किस पोल्यूशन की वजह से होती है। आज से था मरकरी पोल्यूशन, और आई एम नॉट श्योर कि मतलब मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये चीज़ पता नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट टाइप वाला डायरेक्ट वाला क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मिनामाटा जापान में एक जगह है, एक बे है, एक खाड़ी वाड़ी टाइप की जगह है, वहाँ पर कुछ ऐसा कहते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशंस वगैरह थे जो समुद्र में आकर उन नदियों के साथ उसके पानी मिल रहे थे, और वहाँ पे जो मछलियाँ थी उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ा, और मछलियों को जापान में मेन फूड ही क्या होता है, मछली होती है, फिशेस होते हैं, तो जिन लोगों ने खाया उनकी जान तक चली गई थी, और उसी बीमारी को मिनामाटा का नाम दिया गया था। जापानीज वर्ड है, ठीक है, क्योंकि उसी एरिया में हुआ था, जापानीज सिटी जो है मिनामाटा, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि जो एंथ्रोपोजेनिक यानी जहां पर मानव जिम्मेदार होता है, जहां पर मरकरी वगैरह का यूज होता है, उसको कंट्रोल किया जाए। मरकरी तो हमारे इंडिया में बहुत है, थर्मामीटर वगैरह में, वो स्फेग्नोमैनोमीटर में जहां बीपी के इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, मरकरी यूज किया जाता है। यहाँ तक कि मरकरी हमारे घर में जो रॉड्स होते थे उनको भी हम लोग मरकरी ही बोल देते थे, ठीक है, उनके अंदर मरकरीज होते थे, CFL के अंदर मरकरीज, मतलब बहुत सारी जगह पे हम लोग मरकरी अपने जीवन में यूज करते हैं। और इवन जो लोग उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द एक्सपोजर ऑफ मरकरीज, उनकी नंबनेस हो जाता है, शरीर वरीर शिथिल बढ़ जाता है ना, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, उन लोगों को हो जाती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ मरकरी की वजह से, जो इंडस्ट्रीज में काम भी कर रहे हैं, और ये एक तरह का हैवी मेटल भी हो जाता है। अब देखो यही है, इन्हीं चीजों को, मरकरी पॉइजनिंग को हटाने के लिए जिस तरह के इंसिडेंट्स या घटनाएं हुई थी, वही मिनामाटा जगह का मिनामाटा नाम दे दिया गया, मिनामाटा डिजीज के नाम पर, तो वही पॉपुलर हुआ। इसका मेन काम वही है कि जो एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मरकरी है उसको जीवन से, लाइफ साइकिल से हटाया जाए, ठीक है, हटाया जाए, पीछे की चीजें हटाई जाए, नई प्रयोग में न लाई जाए, ठीक है, याद रखना, पीछे की चीजें हटाई जाए और नई प्रयोग में न लाई जाए, गॉट इट। अब देखो इसको लेकर इसका 5वां सेशन होता है, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी ऑफ मरकरी इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, जनवरी 2013 में, और इसको जाके 2013 में फिर ये अडॉप्ट कर दिया जाता है। आते आते इसको फोर्स में 2017 लग जाता है। यानी अगर सीधे सीधे बात किया जाए कि मिनामाटा कन्वेंशन का इफेक्ट कब से प्रभाव में आया, तो आंसर है 2017। और जानते हो क्या बोला गया? बोला क्या गया? बोला ये गया कि सब लोग दुनिया में 2020 तक, कब तक? 2020 तक ये मरकरी वर्करी का जो यूज चल रहा है ना, थर्मामीटर, तो ये वो अंतिम बंद कर दीजिए। लेकिन यहां पर देखो, अच्छा, इसको काफी कंट्री सहमत भी थे, 128 इस कन्वेंशन में सिग्नेटरी भी हैं, इनमें काफी पार्टीज के मेंबर्स भी, इनकी मीटिंग्स। मैंने कहा कि एक इंटायर लिस्ट ही दे दिया आपको मिनामाटा कन्वेंशन का, फिर इसको जो अपडेट चल रहे हैं उससे जोड़ दिया। मैंने कहा देखो मिनामाटा कन्वेंशन और मरकरीज में कुल कितने
कोप मीटिंग्स है। कोप मीटिंग्स तो बताना ही नहीं है, जो कंट्री मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं, हर साल मीटिंग में जाते हैं, एवरी ईयर में वो कोप के मेंबर हैं, कोप उन्हीं के लिए होता है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है 2017 में, कोप 2 2018 में, जेनेवा कोप 3 जेनेवा 2019 में, कोप 4 जो है वो आपको मिलता है बाली इंडोनेशिया। ऑनलाइन कराया गया क्योंकि मुझे लगता किसी को बताने की जरूरत है, वो टाइम कोविड का रहा था, पीछे गुजरा हुआ समय। और कोप 5 जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसे 2 सेगमेंट्स में पार्ट, कोप 4 को 2 सेगमेंट में कराया गया था, फिर 23 में हुआ और आगे 25 में है, और देखते हैं जो भी है जिस हिसाब से उसकी अपडेट आपको आगे वीडियोस में ऐड कर दिए जाएंगे। बात करते हैं इसमें जो कोप 5 में मिनीमाटा कन्वेंशन को लेके जो बातें हुई थी, यहां पर कुल 23 डिसीजंस को अपनाने की बात हुई थी, यानी 23 डिसीजंस, 23 बड़े बड़े निर्णय लिए गए। उनमें से कुछ ऐसे निर्णय हैं जिसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, जब मैं आपको मिनीमाटा कन्वेंशन में बता रहा हूं तो मैंने बोला कि 2020 तक सब कुछ खत्म करना है, लेकिन भारत ने बोला मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, 2025 के पहले मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी बात, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे इस तरह की चीजें यूज आ रही है। अब देखो, अब किसी ने अपने घरों में आजकल वो जो शीशे वाले जो थर्मामीटर होते हैं वो देखते हैं? नहीं देखते। आज देखो सबके घर में डिजिटल है। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, आपके घर की बात बता रहा हूं, सबके पास घर में डिजिटल है। कोप 5 जो है ये मेक significant progress for the adopting 23 decisions to keep protecting the human health and the environment from the harmful effects of mercury। जो मैंने बोल रहा हूं उन्हीं चीजों को वहां लिखा भी है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं देखते हैं दोस्त कोप 5 में। अच्छा, पहले तो इस कन्वेंशंस में, ठीक है, इस कन्वेंशंस में जो ऑब्लिगेशंस हैं जो किए गए हैं, जो पार्टीज ऑफ कन्वेंशन जिनको फॉलो करना है, पहला तो नए मरकरी माइंस जो हैं उसको बैन करिए, और जो पुराने हैं उनको भी बंद करिए। मतलब जो लोग नए मरकरी माइंस वगैरह लगा रहे हैं उनको, और जो पीछे के जो फेज आउट कर देने हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मरकरी माइंस पे काम ही नहीं करना, कहीं मरकरी वगैरह मिल रही है तो पहली चीज। दूसरा, जो मरकरी यूज हो रहा है उसको धीरे धीरे फेज डाउन करिए, है ना, फेज आउट एंड फेज डाउन करिए, है ना। जो डिफरेंट तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और डिफरेंट तरह के प्रोसेस वगैरह को हम लोग यूज कर रहे हैं जहां मरकरी होती है। इसके अलावा जो एयर और लैंड और वाटर में जो एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करना होगा। और इनफॉर्मल सेक्टर जैसे आर्टिसनल, स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग्स, है ना, जैसे सुनार वुनार टाइप के लोग होते हैं ना, तो वो लोग भी आयरन मरकरी वगैरह को यूज करते हैं कई जगह पर, तो उनको भी बंद करिए स्मॉल स्केल लेवल पर भी। तो ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं लगाई गई हैं जो पार्टीज ऑन द कन्वेंशंस के जो मेंबर हैं आप लोगों को करना होगा। भारत ने भी इसको अप्रूव किया है, रेटिफिकेशन किया है। इंडिया ने इसको 2018 में रेटिफाई किया था और भारत ने बोला भी है, और मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, भारत ने इसके लिए 2025 का समय डिसाइड किया था। वो चीज मैंने लिखा भी, अप्रूवल द इंटेल्स रेटिफिकेशन ऑफ कन्वेंशन अलॉन्ग विद द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यूड यूज ऑफ द मर्करी बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग मर्करी कंपाउंड अप टू 2025। तो ठीक है, भारत ने साफ साफ बोला कि जैसे भारत जब जीरो एमिशन की बात होती है, न्यूट्रलिटी की बात होती है, भारत कहता है भैया हमको ना थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, हम 2050 पे नहीं करेंगे, हमें 2070 चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ मरकरी पे भी बोला था, लेकिन आगे जानते हो आगे क्या हुआ, सबने 2025 ही कर दिया। मतलब आगे आप बात करोगे तो सबने 2025 ही कर दिया। अब 25 में तक आते आते वो चीजें नहीं हुई तो उसके बाद क्या चीजें होंगी, आगे की वीडियो ऐड हो जाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, अब देखिए जो लास्ट कोप 5 जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो मीटिंग हुई थी 2003 नवंबर में, ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है अडॉप्टिंग 23 डिसीजंस, ठीक है। 23 ऐसे निर्णय हैं जो यहाँ पर अडॉप्ट किए। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडॉप्टिंग 23 डिसीजंस इज द मेन कोर एरिया ऑफ द वर्क ऑफ दिस कोप 5 जेनेवा स्विट्जरलैंड मीटिंग एंड देन 3rd नवंबर 2023, है ना। और ये खास तौर से ये इसीलिए अपनाया गया ताकि जो हेल्थ है और एनवायरमेंट है, जहां मरकरी की वजह से हार्मफुल इफेक्ट होता है, उसको हम बचा सकें, गॉट इट, बचा सकें। अब यहाँ पे बात करते हैं, पार्टीज डिफाइन द न्यू डेट्स, है ना, टू फेज आउट द मरकरी एडेड प्रोडक्ट्स, है ना, जहां पर कॉस्मेटिक्स में जो मरकरी यूज की जा रही है। देखो क्या क्या कह रहा है, कॉस्मेटिक्स में वगैरह में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मरकरी को हटाया जाए, मिलाना, है ना, और मरकरी वेस्ट को थ्रेशोल्ड लेवल पे लाया जाए, थ्रेशोल्ड मतलब कि न्यूनतम स्तर पे लाया जाए, ठीक है। जो मरकरी वगैरह के जो वेस्ट है उसको मिनिमम स्तर तक लाया जाए। आप पॉइंट्स पढ़िए जो उनमें 23 डिसीजन, उनमें क्या क्या चीज बोलो, कह रहे हैं कि दांत वांत में ना, जब दांत वांत में भरता है, भराई करते हैं, क्या क्या भरते हैं, वहां पर भी कुछ तरह की चीजें लाई जाती हैं, 2025 तक हटाओ इनको। कॉस्मेटिक्स में भी मरकरी को हटाओ 2025 तक। मैंने क्या बोला था, आगे चलकर जो 2020 था ना, वो लोग भी 2025 कर लिए। भारत भी अपने आप से बोला था 2025 मुझे लगेगा। देखो वही चीजें आपको आगे दिख रही है। रिड्यूस एंड एलिमिनेट द मरकरी आर्टिसनल स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। मैंने क्या बोला, सोनार वनार जो कर रहे हैं इनको हटाओ, ये लोग भी हटाओ तुम लोग। 2025 तक फेज आउट कर देना है। पॉली
यूरिथेन है ना, जो कि मरकरी वगैरह के कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, उनको भी खत्म करो। अरे रे रे, एक मिनट, उनको भी खत्म करो। इसके अलावा ये बोला गया कि आफ्टर 7 years ऑफ नेगोशिएशंस, ऑफकोर्स आफ्टर 7 years ऑफ नेगोशिएशन 2017-18 तक ये फोर्स में आता है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि मरकरी इज द थ्रेशोल्ड फॉर द वेस्ट कंटामिनेटेड विद द मरकरी और मरकरी कंपाउंड, यानी इनको पार्टीज तैयार हो जाती है कि 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मरकरी एज अ थ्रेशोल्ड फॉर द वेस्ट, मतलब न्यूनतम स्तर जो अभी बोला गया वो यही बोला गया पर किलोग्राम के कॉन्सेंट्रेशन में कोई उस तरह का वेस्ट है जिनमें लगभग 15 मिलीग्राम तक है, तो यहां तक एक थ्रेशोल्ड लेवल हम कह सकते हैं। इसके ऊपर कहेंगे कि आप बड़े लेवल तक जाए, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ आ भी रहा है और धीरे 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 हम लोग शून्य की तरफ चले जाएंगे, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल पे मरकरी को बोला गया कि मतलब इतने लेवल तक आइए, ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब मरकरी पॉल्यूशन से क्या क्या होता है, अब मरकरी पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, फिलहाल ये पॉल्यूशन का भी टॉपिक है, इवन पॉल्यूशन का ही टॉपिक है, ठीक है। अब ग्लोबल और यूबिक्विटस मेटल है, मरकरी को हर जगह यूज किया जा रहा है, नेचर में ही पाया जाता है, और आज जीवन में जितनी भी बहुत सारी चीजें हम लोग मरकरी का यूज कर रहे हैं, पीछे आपने एग्जांपल देख ही लिया। एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, वाटर में, हर जगह जो मरकरी आती है इसके सोर्स क्या है, तो पहला हो गया जो कोयला वोयला किसी पावर प्लांट से जलता है वहां पे भी मरकरी होती है। जो वेस्ट होता है किसी इंडस्ट्री या मेडिकल प्रोडक्ट्स का, जैसे बैटरी वगैरह होता है, उसमें भी मरकरी होती है। मेजरिंग डिवाइसेस, थर्मामीटर, बैरोमीटर, इनमें भी मरकरी होती है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में, गोल्ड्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने में, इलेक्ट्रिक स्विचेस में, डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स में, यहाँ तक कि CFL बल्ब्स में जो रॉड्स या लाइट लैंप्स होते थे उनमें भी मरकरी होती है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बोले अबाउट द सोर्स ऑफ मरकरी, जहां से होकर मरकरी फिर हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है, ह्यूमन के अंदर या फिर एनवायरमेंट में, वो सारी चीजें। अब इनसे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है, तो मरकरी पॉल्यूशन में आपको फिलहाल यहीं पे पढ़ा देता हूं, आगे पॉल्यूशन में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक तो अकॉर्डिंग टू WHO मरकरी इज कंसीडर वन ऑफ द टॉप 10 हैजार्डस केमिकल ऑफ द मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, जो WHO का रिपोर्ट आया है। दूसरा ये कि भाई ये बायो एक्यूमुलेट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो किसी फूड चेन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर भी आते हैं, पौधे में अंदर जाके बढ़ते रहते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, लंग्स को, किडनी को, स्किन को, आंख को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा देखो कुछ स्मॉल अमाउंट्स में अगर देखा जाए मरकरी एक्सपोजर, ये भी हमारे लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब छोटे से अमाउंट में मरकरी आ जाए तो चाइल्ड वगैरह को देखो, उनके जीवन के लिए खतरा है। बच्चों से अगर मरकरी के एक्सपोजर में आते हैं तो स्किन रैशेस हो जाते हैं, डर्मेटाइटिस, स्किन पे लाल लाल चत्ते पड़ जाते हैं। मरकरी एक ऐसा, अच्छा मरकरी की प्रॉपर्टी वैसे फिजिक्स में आपको पता होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये देखो क्या होता है, ये एक नॉर्मल मेटालिक एलिमेंट होता है जो लिक्विड होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये चीज आपको मरकरी के बारे में है। आगे आपको लिए चलते हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, IWC। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है जरा समझो, ठीक है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है, देखो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं, व्हेल मछली की सुरक्षा के लिए भी एक कमीशन बना हुआ है, यही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेल मछली को कंट्रोल करना है, ठीक है, उनको बचाना है, उनको रेगुलेट करना है। ये फाउंड होता है 1946 में 2 दिसंबर, बड़ा अच्छा दिन है, मेरा बर्थडे भी है ना, तो इसलिए मुझे याद रहता है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का दिन भी, ठीक है। ऑल मेंबर कंट्रीज जो IWC के हैं वो इसके सिग्नेटरी कंट्रीज ही हैं, ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं जितने भी मेंबर हैं। एग्जिस्टिंग मेंबरशिप अराउंड 88 गवर्नमेंट्स हैं, मतलब पार्टीज हैं टोटल, इससे मेंबर हैं। इंडिया ने भी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को 1981 से अडॉप्ट कर लिया है, जहां पर भारत भी व्हेल कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इंडस ओशन में भी बच्चा है ना, हिंद महासागर में भी व्हेल मछली होते हैं, और पता है दुनिया में 2 ही व्हेल सेंचुरीज भी हैं, उसमें से एक हमारा इंडस ओशन ही है। तो भारत को तो बनना ही बनना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन एक्टिव अगेंस्ट द कॉमर्शियल व्हेलिंग, यानी व्हेल मछलियों के कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करना है, ऐसा कहते हैं। इनसे कुछ कैंसर वैंसर की दवाइयां बनती हैं, इनके बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं, तो इसलिए भी व्हेल मछली को लोग पकड़ते हैं और मारते हैं। 1986 में एक मोरेटोरियम ऑन कमर्शियल व्हेलिंग के अडॉप्ट किया गया था, जहां पर बैन कर दिया गया था व्हेल मछली को पकड़ना। 47 तक आते आते देखो सदर्न ओशन व्हेल सेंचुरी है ना, जो अंटार्कटिका में है, वो था जहां पर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने कमर्शियल व्हेलिंग को बैन कर दिया। और आज दुनिया में 2 ही जगह ऐसे हैं जहां पर व्हेल सेंचुरीज हैं, एक तो हमारा इंडस ओशन, दूसरा सदर्न ओशन, जिसको आप अंटार्कटिका ओशन भी कह सकते हैं। सो व्हेल मछली की सुरक्षा के लिए ये चीजें हुई हैं।
आगे आपको लिए चलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। देखो FAO भी एक UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। और हाँ, 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। ओके, विश्व खाद्य दिवस है ना, खाद खाने वाला भोजन दिवस है ना। ये डे जो है वो एक तरह से FAO की जो एनिवर्सरी है ना उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, टोटल 195 मेंबर्स इसके मेंबर हैं, प्लस माइनस तो कंट्रीज आप देख ही लेते हैं। 3 ऐसे मेन गोल हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। क्या क्या है? एक तो हंगर, फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन को खत्म करना दुनिया से, पॉवर्टी दूर करना, गरीबी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो भी हमारे प्रकृति में चीज़ें हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। अब देखो यहीं पर एक बात बता दूं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही है ना 2 चीज़ें लेकर आया जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको डेवलप किया है और लाया है। एक तो जिसको हम कहते हैं GIAHS। GIAHS का नाम है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, और दूसरा जिसका नाम है GACS है, जिसका मतलब होता है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब देखो दोनों चीजें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। यहां देखो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सीमेज, यानी दुनिया में वो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर वाली जगह हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब उस जगह के रिसोर्सेज के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से सही तरीके से सही पौधे का चुनाव कर सही तरीके से प्रोडक्टिविटी कराना, ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA का है। और दोनों के दोनों जो है वो किसके अंदर है? FAO के अंदर। तो वही मैंने कहा FAO डेवलप और ब्रॉड किया है किसको? GIAHS और GACSA को। अब देखें GIAHS और GACSA दोनों के दोनों आपके पेपर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 1-2 बार नहीं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन अब बात ये होती है GIAS है ना, ये सारी चीजें आप कहां पढ़ोगे? अब यहां पढ़ लो, मैं इसको यहां ही लेकर आया हूं। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है, सेफ गार्ड एंड सपोर्ट द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, दुनिया के पूरे एग्रीकल्चर को बचाने और सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इन 2002 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही ये इनिशिएटिव लेकर आया था, जहां पर हम लोग डिफरेंट तरह के कंजर्वेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, दुनिया में एग्रीकल्चर को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए। GIAHS प्रोग्राम है क्या? प्रमोट द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। देखो ये सारी चीजें हैं, इसको लाइन बाय लाइन याद रखना। प्रमोट्स पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। साथ ही साथ ये फूड और लिवली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है आपको। जब ये सारे एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम दुनिया में डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं मिलियन ऑफ द गरीब लोग जो हैं, पुअर लोग जो हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, वो सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर को अधिक से अधिक यूज कर पाएंगे। और इस एग्रीकल्चर में जिन तरीकों का यूज किया जा रहा है उनसे कोई नुकसान भी नहीं है। GIAHS के अगर भारत में कुल 3 साइट्स हैं जहां इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है। एक तो आपको कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है, एक बार आपका कोरापुट उड़ीसा में है जो रिच एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है भारत में। इसके अलावा सैफरन हेरिटेज काश्मीर और कत्तानाड केरला, ये सी लेवल कल्टीवेशन ऑफ राइस, सी के लेवल से थोड़ा नीचे, क्योंकि आप पानी का वाटर लॉ कंडीशन अच्छा खासा होता है, ये राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन बेनिफिट्स। दूसरा FAO के अंदर जो लाया गया दैट इज अ GACSA की ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। नाम से ही पकड़ेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट के हिसाब से स्मार्ट एग्रीकल्चर वहां करना, वहां के लोकल कंडीशन के हिसाब से, इस पर भी ये दिमाग लगाता है, ध्यान देता है। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, फाइनेंसिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशंस, एक पेपर करके पब्लिश हुआ था, ठीक है, जो FAO द्वारा पब्लिश किया गया था 2010 में। ठीक है, GACS एक तरह सा वॉलंटियर प्लेटफॉर्म होता है जो ओपन है हर किसी के लिए, सरकारी चीजों के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस, सब मिलकर काम करते हैं। और एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट होता है जिसके हिसाब से दुनिया को प्रोसीड करना होता है। यहाँ पे डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, क्योंकि हर कंट्री की कंडीशन अलग है। अब तुम भारत पे कंडीशन लगा दो कि यही एग्रीकल्चर करना है, आपके यहाँ इस तरह का क्लाइमेट है, तो भैया तुम्हारे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए उस तरह के इंटेंस एग्रीकल्चर करने के लिए। मशीन होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। ठीक है भाई, हर देश में हर किसान अमीर थोड़ी ना है। पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, लोगों के पास पैसे आ गए किसानों के पास, जब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह हुआ। हर जगह थोड़ी ना है कि आप हर जगह, तो वही कह रहा हूँ कि ये इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, नॉट बाइंडिंग, डिपेंड करता है कि उस जगह के, क्योंकि आप जो तरीके अपनाओगे हो सकता है महंगे हो, तो वही बोला गया इसको बाइंडिंग नहीं। और जो आप तरीके या जो चीजें अपना रहे हो मान लो अगर वो महंगे हैं, तो हर किसी के डेवलपिंग कंट्री को अडॉप्ट करने के लिए है ही नहीं, बहुत ज्यादा उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो ये वही चीज लिखी गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब डेफिनेटली इस तरह की चीजों को लाने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स इसके लिए यही जरूरी है कि इंप्रूव द फूड सिक्योरिटीज, है ना, फूड सिक्योरिटी होगा, न्यूट्रिशन रेजिलेंस आपको मदद मिलेगी, एक तरह से एनकरेज करेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच को, not create any binding obligations, each member individually determine the nature of the participation, of course क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग है तो सब अपने हिसाब से अपना पार्टिसिपेशन बताएंगे कैसे वो करेंगे। जीएससीएसए में 200 से ज्यादा मेंबर हैं, इनमें गवर्नमेंट बॉडीज भी होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की, रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं दुनिया के, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सब मिलकर काम करते हैं। भारत भी जीएससीएसए का मेंबर है, आज से नहीं है, पहले से ही है, ठीक है। इंडिया भी जीएससीएसए का मेंबर है। अगले टॉपिक पे आपको लिए चलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। याद रखना जब हम बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, उसके साथ वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी बात करेंगे। अब दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिसाइड करना, उनको उनका कंजर्वेशन करना, सुरक्षा करना, ये जिम्मेदारी है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस की। तो कैसे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या क्या काम करता है बात करेंगे। इसको यूनेस्को के अंदर अडॉप्ट किया गया। यूनेस्को की 17वीं मीटिंग हो रही थी, मतलब सॉरी 17 मीटिंग हो रही थी, जो कि 16 नवंबर 1972 को हो रहा था। यूनेस्को की 17वीं मीटिंग में वहां पर जाकर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। यानी दुनिया में यूनेस्को भी वैसे भी विश्व धरोहरों की चीजों के लिए काम करता है। पीछे हमने यूनेस्को के बारे में बात किया हुआ है, जो बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। इसका जो 17th सेशन था उसमें 1972 में, यानी 1972 से वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आता है और इसको फोर्स में आते रहे 3 साल लग जाते हैं। भाई मिनिमम नंबर ऑफ कंट्री जब अपने कंट्री में जाकर रेटिफाई करते हैं उसमें 3 साल लग जाता है, तब जाके 1975 से जाके चीजें फोर्स में आती हैं। पहला ऐसा कंट्री जिसने इसको अपनाने की बात की थी, अडॉप्ट करने की बात की थी, वो ऑस्ट्रेलिया था, इसलिए इसका नाम कई जगह पे लिखा आता है। तो मुझे लगा आई शुड इन्फॉर्म इन द क्लास ऑल्सो, है ना, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसका पर्पस क्या है? यही है कि जो नेशंस वगैरह हैं उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, हेरिटेज की जो चीजें हैं उनको वर्ल्ड वाइड, है ना, बचाना है, सुरक्षित करना। हेरिटेज मतलब किसी इंपॉर्टेंस की वो चीजें होती हैं। आपने सुना होगा नेचुरल साइट्स भी होते हैं, कल्चरल साइट्स भी होते हैं और मिक्स साइट भी होते हैं। इसमें और ज्यादा क्लियर बताऊंगा। अभी के लिए अभी नेचुरल साइट जो होते हैं कोई किसी विशेष इंपॉर्टेंस की जगह होती हैं जो वहां पे नेचुरली पाई जाती हैं। कल्चरल होती हैं जो वहां पे किसी ने बनाया होता है, किसी पीछे का कोई शासक होता है, कोई राजा में राजा है या कोई ऐसा वहां का बनाता है, इसका कल्चरल वैल्यू होती है। और तीसरा होता है मिक्स्ड, यानी वहां पर कुछ चीजें नेचुरल साइट्स हैं, अपने आप नेचर में भी आई हैं, कुछ चीजें वहां बनाई भी गई हैं, उसको एक मिक्स साइट्स कहते हैं। इस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है, अलग अलग नेचर के होते हैं। और आगे चलते हैं। So encourage the cooperation among nations to defend heritage worldwide that has exceptional universal value वाली जो चीजें होती हैं उनको कंजर्व करने की बात करता है। और ये ऐसे होते हैं जिनका आज के लिए भी इंपॉर्टेंस और भविष्य के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो नॉट ओनली फॉर करंट, इवन ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट्स। कन्वेंशन एग्री करता है, किसी आइडेंटिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है, प्रेजेंट द वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज, ये उसका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का काम है। अब वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस को मैनेज करने के लिए कमेटी बनी हुई है। भाई कमेटी के ही डिसीजंस होंगे और कमेटी जो होता है वैसे मीट्स ईयरली, हर साल ही मीटिंग करते हैं और 21 मेंबर होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। इन्हीं स्टेट्स के जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के मेंबर होते हैं उन्हीं में से 21 मेंबर इसके सदस्य होते हैं जो इसके डिसीजन वगैरह लेते हैं। अब देखो कौन कौन सी कमेटी के डिसीजन होते हैं, देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो इंस्क्रिप्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, सुनते हो गए ना, समय के साथ एक नया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट भारत का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ले लिया गया, तो ये इसी का डिसीजन होता है। उसके बेसिस पर कोई भी कन्वेंशन, कोई भी साइट्स जो होता है नेचुरल कल्चरल मिक्स, इसके अंदर ले लिया जाता है दुनिया में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। और जब इंटरनेशनल लेवल पे हो जाता है तो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इंटरनेशनल की कमेटी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग होती है, वो उसको पूरा मैनेज करते हैं। सेकंड, डिस्कस ऑल द मैटर रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ द कन्वेंशंस, तो जो भी कन्वेंशंस की जो चीजें आ रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस की जाए, लाई जाए। कंसीडर द रिक्वेस्ट फॉर द इंटरनेशनल हेल्प, दुनिया में हर कोई एक दूसरे उसकी हेल्प भी करे उस तरह की चीजों में। एडवाइज अ स्टेट पार्टी एंड हाउ दे कैन मेक श्योर स्टेट्स असेंबल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज। तो ये 4 चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। वर्ल्ड हेरिटेज फंड को हम लोग ट्रस्ट फंड के नाम से भी जानते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड को हम लोग ट्रस्ट फंड के नाम से भी जानते हैं। देखो ये असल में क्या होता है, एक तरह का अगर बताऊं तो वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल हेरिटेज की जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वाले होते हैं,
ठीक है, उसको उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए इसको लाया गया। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब कभी नेपाल में भूकंप आया था तो उसको नुकसान हुआ था, है ना, विश्व धरोहर वगैरह की चीजें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह, तो उनको कंजर्व, उसके जो नुकसान हुआ उसको पूरा फिर से रिगेन करना, उस कंडीशन में लाना, ये सारी ये कमेटीज या उनके जो फंडिंग्स होती हैं वो वहां पर यूज किए जाते हैं। और मैंने पहले ही बोला, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कन्वेंशन, अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड हो जाता है तो उसका प्रोटेक्शन, उसको सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। दिस फंड इज स्पॉन्सर्ड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट पार्टीज। ऑफकोर्स ये फंड वही लोग बनाते हैं जिसके मेंबर होते हैं, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो। यहां पर आपको लॉन्ग टर्म लोन के बेसिस पे भी पैसे दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर केसेस में, और ये भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर केसेस में जो आपको नॉन रिपेबल ग्रांट के फॉर्म में दिए जाते हैं, जो आपको दोबारा नहीं लौटाने। अब ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। इसके अलावा एक चीज बता दूं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और इंडिया, है ना, इसके बारे में बात करें तो भारत ने इस कन्वेंशन को अपनाया है 14 नवंबर 1977 चाचा नेहरू के बर्थडे से। तो भारत भी इसको फॉलो करता है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो यहाँ ऐसा कन्वेंशन मैं बढ़ा रहा था, पर ये अभी आगे भी आएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेकर हम लोग बात करेंगे, नेचुरल साइट्स, है ना, बाकी इसके अलावा और भी साइट्स हैं, कल्चरल साइट्स, मिक्स साइट्स, जो मैं अभी आपको बता रहा था। सो दोस्त, ये सारी चीजें थी जो इस लेक्चर में मुझे कवर करनी थी, मैंने कवर कर ली। अभी एक आध लेक्चर्स और हैं जो चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग जुड़ेंगे। चैप्टर काफी लंबा है, लेकिन हर चीजों को बहुत बारीकी के साथ हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं दोस्त। तो चलो दोस्त, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।